जी नमस्ते नमस्ते। मैं जरा ब्रॉड शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट दे दें मुझे। आवाज का इशू हो रहा है। अच्छा, जसबीर जी नमस्ते। अवतार किशन नमस्ते। मैं बस ये ब्रॉड शेयर कर रहा हूँ, बीच में मिस हो जाता हूँ तो आप टेंशन ना लें, इधर ही बैठें, इधर ही बैठें आप लोग। नूर बलोच हेलो। हाँ हेलो। आवाज आ रही है, आपकी आ रही है आवाज, आवाज आ रही है। चलिए, हाँ आवाज आ रही है। कैसे हैं आप? ठीक है, 22 लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइव को शेयर करें, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है लाइव को आप शेयर कीजिए प्लीज। ये बहुत जरूरी है कि आप लाइव को शेयर करें। इस वक्त जो है अपने दोस्तों के साथ। यासिर सलाम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। प्रॉब्लम ये हो रही है कि मेरा दूसरा फ़ोन जो है वो चार्ज नहीं हो रहा, इसलिए मुझे इस फ़ोन पे आना पड़ रहा है जिस पे मुझे लाइव अपडेट्स आती थी। तो जो मेरे पास लाइव अपडेट्स हैं वो तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसकी तो टेंशन नहीं है। लेकिन आप लोग भी जो है वो कोशिश करें कि लाइव जो ब्रॉड है इसको आप लोग भी कोशिश करके शेयर करें। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हमें इस वक्त आ रही है, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। और हाँ, ये कोई प्रॉब्लम उधर आ रही है जी। अस्जित जी जय श्री राम, आपको भी जय श्री राम। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ जो है वो हमारे दोस्त जुड़े हैं, आदित्य। आदित्य, तो आपका स्वागत है। आप हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत आपका धन्यवाद है। क्या देख रहे हैं बलूचिस्तान की सूरत हाल को, आप कैसे देख रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। अब देखिए, जो बलूचिस्तान का जो स्थिति है वो तो काफ़ी खतरनाक चल रहा है। अब लग रहा है कि अब टूट जाएगा, तब टूट जाएगा पाकिस्तान। और जब अगर ये टूटेगा तो उसका बहुत ज़्यादा दूरगामी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उसका प्रभाव हमको लगता है सिंध प्रांत में भी पड़ने वाला है, क्योंकि सिंधी लोग भी उससे अलग होने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि सुनने में आता है कि वहाँ पे भी पाकिस्तानी आर्मी का जो एट्रोसिटीज है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसके कारण काफ़ी वहाँ पे रिवोल्ट देखने को मिला मिला है। और अब तो आने वाला समय ही बताएगा, मगर एज ए इंडियन हम चाहेंगे कि पाकिस्तान इसी तरह से उलझा रहे मगर टूटे नहीं, माने कमज़ोर ना होवे। क्योंकि ये एक पाकिस्तान जो है एक बफर स्टेट है, क्योंकि उसी इलाके से जितना भी आक्रमणकारी है हमारे देश में इंटर किया था। और अगर वो देश अभी अगर कमज़ोर पड़ जाएगा, ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाएगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं एटॉमिक वेपन्स रखा हुआ है, वो बहुत खतरनाक साबित हो सकता है यदि आतंकवादियों के हाथ में लग जाएगा तो। इसलिए इस तरह का परेशानी से पाकिस्तान जूझता रहे, मगर ज़्यादा कमज़ोर ना हो, जिससे कि उसको और भी चीज़ संभालना मुश्किल हो जाए। नहीं तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा आतंकवादी तो पाकिस्तान का फौज है, उसके हाथ में तो एटमी ताकत है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग ना हो? बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो, लेकिन पाकिस्तान में जो उतना जो एटॉमिक जो वेपन्स रखा हुआ है वो आतंकवादियों, नो डाउट पाकिस्तानी आर्मी आतंकवादी है,
मगर फिर भी और सब आतंकवादी के हाथ में पड़ना, एटॉमिक वेपन्स, और पाकिस्तान आर्मी के हाथ में रहना, वो थोड़ा अलग चीज है, डिफरेंट मैटर है। इसलिए हम तो चाहते हैं कि बलूचिस्तान आज़ाद हो, क्योंकि वहां पे हम जब जानकारी लिए तो पता चला कि काफ़ी खनिज है, काफ़ी और माइंस ये सब है, जिससे उस इलाके को एक माने यूनिक इकोनॉमिक आइडेंटिटी मिल सके, ऐसा लगता है। इसीलिए वो बलूचिस्तान एक आज़ाद देश बने ही बने, बनना ही चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से पहले कह रहे थे लोग कि बट के रहेगा हिंदुस्तान, लड़के लेंगे, कट के रहेगा हिंदुस्तान, लड़के लेंगे पाकिस्तान। अब वही वाला बात हो रहा है कि बट के रहेगा पाकिस्तान और लड़के लेंगे बलूचिस्तान। इतिहास अपने आप को पुनः दोहरा रहा है। तो कहीं ना कहीं ठीक भी लग रहा है कि जल्द से बलूचिस्तान आज़ाद हो जाए, क्योंकि वहाँ पे जो मानवीय अधिकारों का जो इतना ब्रूटल हनन किया जा रहा है, वो बहुत ही निंदनीय है। और जैसे पॉडकास्ट पे सुन रहे थे कि वहाँ पे बच्चियों को, स्त्रियों को अगवा करके उनका बलात्कार करके लेकर के चले जाते हैं, बलात्कार करके उसको मार देते हैं, कुछ पता नहीं चलता है। वहाँ के युवाओं के साथ भी वही वाला काम किया जा रहा है। और जो इस तरह का पहले पाकिस्तान के लोग इंडिया के साथ पार्टीशन के टाइम में किए थे, उसी कहानी को फिर से वो लोग बलूचिस्तान के साथ दोहरा रहे हैं। तो हम तो चाहेंगे कि जल्द से जल्द बलूचिस्तान एक आज़ाद मुल्क बने। बिल्कुल सही है, जल्द से जल्द बलूचिस्तान एक मुल्क बने, ये बात कह रहे हैं आदित्य जी। और ये हमारे साथ इंडिया से जुड़े हैं, ये एक जो है सोशल वर्कर हैं और पॉलिटिकल थिंकर हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। ये कह रहे हैं कि ख़तरा इस बात का है कि बलूचिस्तान तो आज़ाद हो जाए, वो तो अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान इतना कमज़ोर भी ना हो कि ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं ये आतंकवादियों के हाथ में लग जाएं। लेकिन बहरहाल इनकी अपनी सोच है। लेकिन पाकिस्तान तो इतना कमज़ोर हो चुका है कि पाकिस्तान जो है वो कुछ भी करेगा अपने आप को रखने के लिए एक जगह। और ये ऑलरेडी खबरें आई हैं कि बलूचिस्तान में इन्होंने केमिकल वेपन इस्तेमाल किए हैं, ख़ास तौर पर चागी में, जो बलूचिस्तान का इलाका है, वहाँ पे इन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट और ये सारा उसको एक ग्राउंड बनाया है, जिसकी वजह से चागी का पूरा इलाका जो है, जहाँ कभी लहलहाते खेत थे, वो अब बिल्कुल ज़मीन मर चुकी है, खुश्क हो चुकी है। और वहाँ पे बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी फैल गई हैं, जो पहले कभी देखने में नहीं आई, और समझ ही नहीं आती वहाँ पे कि ये क्या बीमारियाँ हैं। कैंसर की नई-नई शक्लें आ रही हैं। बच्चे जो पैदा हो रहे हैं, वो भी डिसेबल हैं, किसी की आँख नहीं है, किसी की टाँग नहीं, इस किस्म के बच्चे पैदा हो रहे हैं। और वो वहाँ पे बराबर रेडिएशन की शिकायत की जाती है कि यहाँ पे रेडिएशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये इस वक़्त हम देख रहे हैं वहाँ पे। आज जो ख़बर है ताज़ा हमारे पास, वो ये है कि मस्तूम में, जहाँ पे सरदार अख्तर मेंगल साहब ने धरना दिया है, उस धरने के अतराफ़ में खंदकें खोद रही है गवर्नमेंट। और एक तरफ ये मुज़ाकरात कर रहे हैं और मुज़ाकरात का ढोंग रचाती है हुकूमत, और दूसरी तरफ फिर ये मुज़ाकरात करके जाते हैं तो ये खंदकें खोदनी शुरू कर देते हैं, बजाय देगें खाने की भेजने के, या कोई पानी भेजने के, या उनके लिए कोई चाय बिस्कुट का इंतज़ाम करने के। तो इससे पता लगता है कि पाकिस्तान की रियासत जो है वो संजीदा नहीं है, और वो टाइम गेन कर रहे हैं। वो सरदार अख्तर मेंगल को कोयटा जाने से रोक कर तो अपने लिए टाइम गेन कर रहे हैं। और ये जो डेलीगेशन आया था, जिसने सरदार अख्तर मेंगल साहब के साथ मुज़ाकरात किए, इस डेलीगेशन में 2 तरह के लोग थे। एक तो इसमें जो बलूचिस्तान की जो सरकार है उसके मिनिस्टर्स थे, होम मिनिस्टर थे और दूसरे मिनिस्टर्स थे। लेकिन इसके अलावा इसके अंदर पाकिस्तानी रियासत, स्टेट के भी लोग इनके साथ आए थे। मेरा ये मानना है कि ये आए थे देखने के लिए कि इस वक़्त जो है उस धरने की क्या सूरत-ए-हाल है, कितनी तादाद है, मोराल लोगों का क्या है, अख्तर मेंगल जो है उनका मोराल कहाँ तक है और उनका आगे का मंसूबा क्या है। तो अख्तर मेंगल साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अगर महारंग बलोच और उनके साथियों को रिहा कर देते हैं तो हम सब घरों को चले जाएँगे।
सवाल ये है कि घरों को तो चले जाएंगे, लेकिन घर के बाद क्या मेंगल साहब वापस असेंबली में भी बैठेंगे? क्योंकि इन्होंने जो रिजाइन किया है असेंबली से, वो रिजाइन अभी तक स्पीकर ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो वो रिजाइन तो इन्होंने जमा कराया, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, जिसका मतलब है कि ये अगर वापस जाना चाहे पार्लियामेंट में तो जा सकते हैं। तो क्या मेंगल साहब इन मुतालबात के मंजूर होने के बाद वापस पार्लियामेंट में जाएंगे और वहाँ से फिर पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हुए वो पाकिस्तान के साथ बलूचिस्तान के ताल्लुकात को बेहतर बनाने का किरदार अदा करेंगे? ये सारी चीज़ें वो हैं जिनके बारे में अभी वसूख से कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक बात तो लाजमी है कि बलूचिस्तान में जो प्रोटेस्ट हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे, और ये अहमद अहमदी साहब ने कहा है कि अख्तर मेंगल शुड डिक्लेयर द स्टेट ऑफ बलूचिस्तान। वो कह रहे हैं कि अख्तर मेंगल साहब को मस्तूंग से ये ऐलान करना चाहिए कि अब बलूचिस्तान की रियासत आज़ाद है और वो उस रियासत का ऐलान करें वहाँ से। मसला ये है कि बलोच यकजहती कमेटी तो इस वक्त आज़ाद बलूचिस्तान का नारा नहीं लगा रही, और बलूचिस्तान यकजहती कमेटी ने बार बार ये कहा है कि वो इंसाफ चाहते हैं, वो लापता अफराद की बाजियाबी चाहते हैं, वो बलूचिस्तान में जो पाकिस्तान क्रैक डाउन कर रहा है, जो मिलिट्री ऑपरेशन कर रहा है, इसका खात्मा चाहते हैं। तो यहाँ से एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर कुछ जो है वो लापता अफराद 100-200 ये छोड़ भी दें और इन सबको रिहा कर दें और मिलिट्री ऑपरेशन रोक दें, तो क्या डॉक्टर मारंग बलोच जो है और जो बलोच यकजहती कमेटी है, क्या ये पाकिस्तान के अंदर रहकर पार्लिमानी सियासत की तरफ बढ़ेंगे या क्या करेंगे? ये बहुत कंफ्यूजन है इस वक्त। और ये अभी किसी ने, ज़करिया जी ने ये मैसेज किया है कि मेरे ख्याल में अभी धरने से कुछ नहीं होगा, अख्तर मेंगल साहब जंग का ऐलान कर दे तो अच्छा होगा। इनका ये ख्याल है। बहुत से लोग जो है वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं अब मेंगल साहब के इस धरने से, क्योंकि उन्होंने मस्तूंग में पड़ाव डाल लिया है और जाहिर है वो मज़ाहमत करके कोयटा की तरफ पेशकदमी करने का इरादा नहीं रखते, और वो कह रहे हैं कि ठीक है हम यहाँ पर बैठे हैं, और अगर यहाँ पर बैठे बैठे भी इन कैदियों को छोड़ दिया जाए तो हम लोग वापस चले जाएंगे। जो जो लोग मेरे साथ आए हैं वो अपने अपने घरों को वापस चले जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक हम पाकिस्तान के साथ कोई मुज़ाकरात में पेशरफ्त नहीं हुई, और उसकी वजह उन्होंने ये बयान की है कि जो लोग उनसे मुज़ाकरात करने आए थे, दे डिड नॉट हैव द पावर टू मेक अ डिसीजन, और इसलिए जो है वो कोई फैसला नहीं उन्होंने किया, और उन्होंने यही कहा है कि हम लोग वापस जाके जो है वो मशवरा करके तो आएंगे और फिर आपके साथ दोबारा बात करेंगे। इस दौरान जो है वो समीदीन बलोच को कल कराची जेल से छोड़ दिया गया। 3 एमपीओ का केस था उन पे, उनको छोड़ दिया गया है। मेंटेनेंस पब्लिक ऑर्डर का केस था, उसमें उनको बरी कर दिया है। लेकिन उसके साथ साथ दूसरे जो एक्टिविस्ट्स हैं उनकी गिरफ्तारियों का सिलसिला अभी भी जारी है। तो ये जो एक दरमियानी सूरत हाल हमें नज़र आ रही है, जो अब ना आगे जा रही है ना पीछे जा रही है, ये सूरत हाल किसके फ़ायदे में है? और मेजर साहब आपको प्रणाम है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। राष्ट्रीय धर्मा भी आपको कह रहे हैं मेजर सर प्रणाम। तो ये अब सूरत हाल कहाँ जा रही है? मुज़ाकरात जो है, जैसा मैंने कहा कि वो यूं लगता है कि ये जो टीम आई थी पाकिस्तान की तरफ से सरदार अख्तर मेंगल के साथ मुज़ाकरात करने के लिए, ये फील लेने के लिए आए थे कि मेंगल कहाँ खड़े हैं, लोगों का मोराल क्या है, कितना ज़्यादा लोग हैं और क्या इनकी स्थिति है, वो लेकर वो वापस गए हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि उनको, ये लिखा है किसी ने, बलोच कौम को मुबारक हो, साउथ एशिया का एक मजबूर मुल्क बलूचिस्तान को आज़ाद हैसियत से तस्लीम करने वाला है। तो ये अहमद अहमदी साहब लिख रहे हैं। और मेजर साहब, वेलकम टू द शो सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम और नमस्ते। हमारे साथ अदिति जी भी जुड़े हुए हैं इंडिया से। और अब मेजर साहब भी आ गए हैं, ताज़ा ताज़ा जिम में जो है वो वर्जिश करके आए हैं। तो आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जनाब, कहाँ जा रहा है ये बलूचिस्तान की सूरत हाल?
पहले तो जय हिंद आदित्य जी एंड बाकी सारे व्यूअर्स को। मैं जय हिंद। बेसिकली अमजद जी आपको पहले भी ये बोल रहा था और मैं काफी एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि ये मूवमेंट तभी तूल पकड़ेगी जब सभी सिटिंग मिनिस्टर्स अपना रेजिग्नेशन देंगे इकट्ठा। अगर जब तक ये इस्लामाबाद से इकट्ठे वॉकआउट नहीं करेंगे तब तक पूरी अवाम को ये भरोसा नहीं होगा कि इस मूवमेंट में कोई दम है। ये सिर्फ जो हमारे बलूची भाई बहन जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि उनके अपने मारे गए हैं इस कॉन्फ्लिक्ट में, इसलिए उन्होंने हथियार उठाए हैं। पर जिनके परिवारों को अभी तक कुछ नहीं हुआ है और खुदा करे कि सब महफूज और सही सलामत ही रहे और इकट्ठे जितना जल्दी से जल्दी यूनाइट हों और जो लीडिंग मिनिस्टर्स हैं जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे मुझे नहीं लगता कि ये मूवमेंट में कुछ अलग से कुछ होने वाला है। और जैसे आप जानते हैं कि ये टॉक्स फेल हो गई हैं, तो एक चीज तो जायज है कि पाकिस्तान का जो माइंडसेट है वो अब बाकी बलूचियों को पता लग चुका है कि माइंडसेट क्या है। तो जैसे मैं अमजद जी पहले भी मैं काफी स्ट्रेस दे रहा था इन बातों पे कि देखिए आने वाले 1 महीने में बहुत सारी चीजें डेवलप हो रही हैं। पहली चीज तो मैं आपको बताऊंगा एक ही टाइम पे अलग अलग चीजें हो रही हैं, जैसे कि चाइना का जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो बिल्कुल ताइवान के दरवाजे तक आ चुका है और उन्होंने टिप्पणी भी की है कि ताइवान का जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक पैरासाइट है। तो ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जब एक कंट्री का हेड किसी और कंट्री के हेड के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल करे, तो जायज सी बात है कि अब इन्होंने बिलो द बेल्ट बात कर ली है। दूसरा, जो यूएस ने 6 B-52 बॉम्बर जो इन्होंने वहां पे कौन से आइलैंड है मुझे नाम नहीं अभी याद आ रहा है, पर उन्होंने 6 B-52 बॉम्बर्स डिप्लॉय कर दिए हैं डिएगो गार्सिया आइलैंड में। ठीक है, एक तो ये स्ट्रेटेजिक मूव हो रही है। साइमल्टेनियसली अब ये जो पाकिस्तान ने ये जो टॉक्स फेल की हैं इसके पीछे भी कोई ना कोई स्ट्रेटेजिक मूव होगी जिसकी वजह से इन्होंने अभी ये मूवमेंट को नकारा है। ठीक है, दूसरा, अफगानिस्तान रूस की जो केजीबी के साथ अब इंटेलिजेंस शेयर कर रही है आईसिस को लेके, तो जाहिर सी बात है कि रशियन प्रेजेंस भी काफी बढ़ गई है अफगानिस्तान में। और जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, देखिए अभी पाकिस्तान इस कगार पे आया हुआ है कि उसके इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हाथ पकड़ने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि देखिए सऊदी अरब ने भी अपने हाथ धो बैठे हैं और कोई ऐसी कंट्री नहीं है जो आगे आ रही है इन्हें पैसे देने के लिए नहीं, सिवाय लेकिन चाइना। मेजर साहब सॉरी कता कलामी माफ, देखिए ना उसमें अभी तक बलोच कौम की जितनी तंजीमें हैं अभी तक इन्होंने भी ये डिसाइड नहीं किया कि वो क्या चाहती हैं। ठीक है ना, हमें पता है कि बीएलए क्या चाहती है, बीएलएफ क्या चाहती है, वो आज़ादी चाहते हैं। बलोच यकजहती कमेटी जो है वो स्टक हुए इस बात पे कि जी सियासी कैदियों को रिहा करें और जो है ये क्या ऐसे कहते हैं गुमशुदा लोगों के करें, पता करें कि कहाँ हैं, उनको छोड़ें, अदालतों में पेश करें या उनको छोड़ दें और पाकिस्तान मिलिट्री ऑपरेशन रोक दे। तो अगर ये 3 में से 2 भी डिमांड चलो अगर हो जाती हैं किसी न किसी हद तक पूरी, तो बलोच यकजहती कमेटी का तो एजेंडा खत्म हो गया नहीं और देखिए अमजद जी, अख्तर मेंगल जब साहब का जब भी है। तो बलोच कौम अभी तक एक यूनानिमसली जो है वो इस फैसले पर नहीं आ रही कि उनको आज़ादी चाहिए या पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में रहते हुए इंसाफ चाहिए। देखिए अमजद जी, देखिए दोनों फ्रंट की लड़ाई जारी रहेगी। देखिए जब कश्मीर में पाकिस्तान ने गड़बड़ करने की कोशिश की थी, उन्होंने हुर्रियत के लीडर्स प्लांट किए थे और एक तरफा पॉलिटिकल फाइट इंडिया में जारी रखी इन्होंने जबरदस्ती की, सारी फंडिंग पाकिस्तान से आ रही थी। साइमल्टेनियसली इन्होंने आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट भी जारी रखा हमारे खिलाफ और हमारे इतने निहत्ते मुसलमान भाई बहन शहीद हुए, हमारी फौजें तो शहीद हुई हुई हैं। ठीक है, तो ये जो स्ट्रगल होते हैं ऐसे जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट वाले होते हैं, ये आपको एक पॉलिटिकल फेस को भी एक्टिव और अलाइव रखना पड़ेगा और कुछ हद तक आपको आर्म्ड स्ट्रगल तब तक करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए एंड ऑफ द डे एक चीज जायज है, चाहे आप रशिया यूक्रेन ले लें, अजरबैजान अर्मीनिया ले लें आज के मॉडर्न वॉरफेयर के जमाने में, या अमेरिका अफगानिस्तान का किस्सा देख लें, या फिर अमेरिका इराक का देख लें। आज की तारीख में जहां जहां पे भी जंगें हुई हैं वहां पे स्टेबिलिटी नहीं आई है और एक तरफी जीत भी किसी की नहीं हासिल हुई है। तो एक चीज जायज है कि या तो आप
एक्सट्रीम स्टेप उठाएं और आप वहां पे न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करें। पर जाहिर सी बात है, अगर हम न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करेंगे, इट इज अ पॉलिटिकल सुसाइड, इट इज अ कॉल फॉर योर ओन बॉयकॉट। आप खुद का बॉयकॉट करवाएंगे पूरी दुनिया में, क्योंकि देखिए इस धरती पे सभी का हक है और किसी का अब हक नहीं है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कि परमाणु हथियार किसी की धरती पे यूज करें, क्योंकि वो पार्ट धरती का विल बिन इट कैनॉट बी यूज्ड, वो अनयूजेबल है, वो बेकार हिस्सा हो जाएगा। चेरनोबिल में देख लीजिए। तो बस वो ये डराने बेसिकली धमकाने के किसी, लिए। हाँ, तो बेसिकली ह्यूमैनिटी के तौर पे किसी भी कंट्री को ये एक्सेप्ट नहीं होगा कि इन्होंने भाई किस समझ के साथ और किस क्यों फैसला लिया कि इन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल किया। तो पहली चीज तो हम सब एक चीज मन बना के ये ठान लें कि अगर किसी कंट्री ने न्यूक्लियर वेपन यूज किया, उसका खौफ नहीं होगा, उसका बॉयकॉट भी होगा, चाहे वो सही क्यों ना हो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो क्यों ना सफर कर रही हो दूसरे दुश्मन की, है ना, मार से। पर अगर उसने न्यूक्लियर बॉम्ब यूज कर दिया, मींस बाजी पूरी पलट जाएगी और सब कुछ, पूरी दुनिया उनके खिलाफ हो जाएगी। तो पहली चीज तो एटमी वाले जो वेपन्स हैं वो तो आप साइड पे कर दें, वो सिर्फ एक डिटरेंट है। और जहां तक अब बलूचिस्तान का सवाल है, देखिए अदिति जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। आदित्य जी क्या ऐड करना चाह रहे हैं आप? नहीं, जैसे एक अभी केमिकल वारफेयर भी जो आप बोले, तरह तरह का कैंसर का डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज, ये सब पता चल रहा है बलूचिस्तान एरिया में। इस चीज पे भी जो ग्लोबल कम्युनिटी है इस पर आवाज उठाना चाहिए, क्योंकि जब ये युद्ध खत्म हो जाएगा तो वही जो केमिकल वेपन्स का इफेक्ट है पूरे वर्ल्ड में उस चीज को महसूस किया जाएगा, हर जगह पे वो परेशानी दिखने को मिलेगा। इसीलिए इस पर ग्लोबल कम्युनिटी को भी आवाज उठाना चाहिए, जी क्योंकि जी केमिकल आपको वारफेयर से जिनीवा बहुत। कन्वेंशन में जाना ही पड़ेगा आदित्य जी, मैं वही बता रहा हूँ कि जिनीवा कन्वेंशन में जाना पड़ेगा। एक बलूचिस्तान के एक रिप्रेजेंटेटिव पैनल बनना बहुत जरूरी है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस आईसीजे में इनकी प्रेजेंटेशन होना बहुत जरूरी है आज की तारीख में, और प्रूफ के साथ। और दिक्कत क्या है कि अभी टीमें इकट्ठी नहीं हो पा रही हैं क्योंकि लैक ऑफ फंड है। मेन प्रॉब्लम ही लैक ऑफ फंडिंग है। जहां तक जज्बा और विल पावर की बात आती है, उसमें कोई कमी नहीं है, वो मैं पर्सनली आपको दावे के साथ बोल सकता हूं। ठीक मुद्दा है। ही सिर्फ फंडिंग का है और इनका सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑन फॉरेन सॉइल। क्योंकि देखिए आईएसआई दुबई में भी एक्टिव है, आईएसआई नेपाल में भी एक्टिव है, ठीक है, बांग्लादेश में भी अब तो मौजूद हो गई है, श्रीलंका में तो है ही। तो इंडिया में बेसिकली भी काफी है। आईएसआई, हाँ, इंडिया में भी काफी है। और मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया में तो इंडिया का, देखिए अननोन गनमैन, अब एक ही शब्द काफी है, इससे आगे मैं कुछ बोलूंगा नहीं, जो कचरा हाँ। साफ किया जा रहा है। तो बेसिकली मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अमजद जी, अब समय आ गया है कि बलूचिस्तान की डेलीगेशन को अब ओपनली इंडिया विजिट करना पड़ेगा। चाहे आप नेपाल के रास्ते आए या श्रीलंका के रास्ते आए, आपको आना पड़ेगा डेलीगेशन लेके एज असाइलम सीकर। और आपको ये बात मोदी साहब के सामने बहुत ही ओपन तरीके से रखनी पड़ेगी, और मोदी साहब ही इसकी लॉबी फिर ये क्वाड प्रस्ताव कर सकते और हैं। यूएस और यूएन और रशिया के सामने ठीक है। प्रस्ताव रख सकते हैं, ठीक है। वरना दिक्कत है। ठीक है। ये रियाज अहमद साहब कह रहे हैं मैं देर से आया, किस मौजू पे बात हुई है? देखिए मौजू तो हमने रखा है कि अख्तर मेंगल साहब के मुज़ाकरात पाकिस्तान के साथ नाकाम हो गए हैं, बेनतीजा निकले हैं। तो अब अख्तर मेंगल साहब का अगला कदम क्या होगा? अख्तर मेंगल साहब इस वक्त सिंबलाइज कर रहे हैं रिफॉर्मिस्ट एलिमेंट्स जो हैं बलूचिस्तान की इस मूवमेंट में, उसको। और जो आर्म स्ट्रगल है वो रेवोल्यूशनरी जो है फोर्सेस, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब अख्तर मेंगल साहब ने ये कहा है कि भाई अगर आप हमारे मुतालबात मान लें तो मैं घर चला जाऊंगा, और ये जितने लोग मेरे साथ आए हैं ये भी घर चले जाएंगे। मुतालबा उनका एक ही है कि डॉक्टर मारंग बलोच, बेबो बलोच, बेबगर बलोच, इनको सबको रिहा किया जाए। अगर ये गवर्नमेंट इनको रिहा कर देती है तो ये तो वापस चले जाएंगे। कोयटा तो इनको जाने नहीं दे रहे। आज फिर पूरे कोयटा में इंटरनेट जो है टोटल बंद किया हुआ है। रात को थोड़ी देर के लिए खुला था, टोटल बंद है। खसदार में भी बंद है।
तो इसलिए सुरेंद्रा जी आ गए, थैंक यू वेरी मच। तो वो इसलिए अब ये हम सोच रहे हैं या इस चीज पर डिस्कस कर रहे हैं कि अख्तर मेंगल साहब का अगला कदम क्या होगा अगले मुज़ाकरात और इसके दौरान। वो तो बैठ गए वहां, वो तो आगे नहीं जा रहे, क्योंकि वो कहते हैं जी आगे जाने का हमें इजाजत नहीं मिल रही, हम कंटेनर खड़े कर दिए हैं। आज सुबह की खबर ये है कि मस्तूम के इर्द गिर्द जो है रास्ते हैं, उनको डिग करके तो वहां पे खंदकें बना दी गई हैं, ट्रेंचेस बना दी गई हैं, ताकि ये गाड़ियां जो है वहां से ना जा सके। तो इसलिए जो है वो देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। कमाल मोहसिन साहब कह रहे हैं प्लीज मुझे ऑनलाइन लें। अच्छा, आपको मैं कोशिश करता हूँ कि प्राइवेट यहाँ से अगर रिप्लाई होता है, तो रिप्लाई तो हो नहीं सकता, तो अब मैं कैसे आपको ऑनलाइन ले सकता हूँ। उप्स, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया सर, किधर चले गए, ये मैं चला गया। यहाँ पे देखते हैं अगर ये पोस्ट हो जाता है। ये जल्दी से अपना कमाल कमाल मौसम साहब, जल्दी से आप ये कॉपी करें, मैं इसको डिलीट करने लगा हूँ। इसको ना जल्दी से आप कॉपी कर लें, ये जो है ना इस लिंक से आप हमें जुड़ सकते हैं हमारे साथ, इसको कॉपी कर लें जल्दी से। चलो सही हो गया, डिलीट कमेंट। अच्छा, ये अहमद अहमदी साहब बार बार कह रहे हैं कि अख्तर मेंगल साहब को बलूचिस्तान की आज़ाद स्टेट जो है वो डिक्लेयर करनी चाहिए। अच्छा सुरेंद्रा जी, आपको मेजर साहब आपको जय हिंद बोल रहे हैं। जय हिंद सुरेंद्र जी। अच्छा, हमारे साथ ये मुस्तफा सर मुझे भाई जुड़े हैं। या सर मुझे बस नहीं दिखाएं, क्योंकि फिर वो सिक्योरिटी का मसला होगा ना हमारे ठीक लिए। है, आप चेहरा ना दिखाएं, बात करें आप। या ठीक हो गया। सर आप कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ, आप मकरान से बोल रहे खैरियत हैं? से हैं? जी हाँ मकरान से सर, जुड़े हैं। जी हाँ। और बाकी एग्जैक्ट अपना सिटी नहीं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ हमारे लिए बहुत सारे मसले मसाइल हैं ना। तो क्या सूरत हाल है इस वक्त? सर सूरत हाल तो ये है कि यहाँ पे हम लोगों ने मतलब जो नहीं सीखा था वो हमको स्टेट ने माशाल्लाह सिखा दिया। तो यहाँ पे अभी हर कोई, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो, मुझे खुद मतलब यकीन नहीं करता कि हमारे बूढ़े भी माशाल्लाह इतने समझदार हो गए हैं कि अभी वो समझो किसी तालीम याफ्ता से कम नहीं है। क्योंकि जो जबर और ज्यादतियाँ हमारे साथ होते रहे हैं, तो इन चीज़ों ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है ना। तो अभी हालात ये हैं कि BYC के और बाकी मुस्तफा जी, आपका जी आपकी शक्ल दिख रही है आपका कैमरे चेहरा में। नजर आ रहा है, चेहरा आप अच्छा हाँ, अच्छा, साइड फिर में मैं हाँ। इसका अच्छा अच्छा सर, मेरा एक या आप आपसे एक तजज़िया। आप कैमरे के जी ऊपर रुमाल रख दें। आप कैमरे अच्छा, के ऊपर रुमाल रख दें और बात कर सकते हैं। सही है, ये तो बेहतर होगा, क्योंकि हमारे हाँ, नहीं नहीं नहीं, हमारे हम भी लिए नहीं बहुत चाहते सारे कि आप मसले नजर मसाइल आए है ना। कैमरे पे। जी हाँ, बस मसले बस मसाइल हमारे हाँ, लिए आप बहुत है। बात करें। अच्छा सर, मेरा एक तजज़िया आप लोगों से चाहिए था। वो ये था कि यूनाइटेड नेशन जो कि एक बहुत मतलब पावरफुल वो है अपना अपने हैसियत के हिसाब से, तो यूनाइटेड नेशन ने हमारे लिए कभी बात नहीं की है। और ज़ाती तौर पर मुझे तो उनसे कोई उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि वो कभी मजलूमों के लिए वैसे भी कुछ करते नहीं है। लेकिन इस मर्तबा जब मारंग बलोच और संगीदीन गिरफ्तार हुई थी, तो इसके बाद मैं उसके मीडिया पे देख रहा था कि हमारा एक तजज़िया निगार कह रहे थे, ये मतलब पंजाब के एक तजज़िया निगार कह रहे थे कि UN ने हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री को लेटर लिखा है कि आप लोग ह्यूमन राइट के वो वायलेट कर रहे हैं, वायलेशन बहुत ज़्यादा है।
तो इसका जवाब दें हमें। तो बकौल सज्जनगर के हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री ने जवाब में उनको ये कहा है कि आप लोगों को सही तरीके से न्यूज़ नहीं पहुंच रहे हैं, प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है। हम चूँकि रूल ऑफ लॉ के तहत ही सारे काम कर रहे हैं, तो कोई ऐसा मसला नहीं हुआ है कि ह्यूमन राइट्स का कोई वो वायलेट हो। तो मेरे जहन में डायरेक्ट एक सवाल वो आ गया कि यूएन वाले अभी इस बात को दोबारा वेरीफाई नहीं करेंगे कि इन लोगों ने जो रिप्लाई उनको दिया है तो हमारे लिए ना करें, लेकिन अपने यूएन, चलो इसराइल और अमेरिका या कि यूक्रेन और रूस को तो उनको कुछ नहीं कर सकता, लेकिन पाकिस्तान भी इस लेवल पर है कि यूएन उसको कुछ ना कहे। और अगर यूएन उसको कुछ ना कहे, मतलब कोई पाबंदी ना लगाए या तो उसको जवाब दे ना करे, तो यूएन का अपना भी वो साथ वो नहीं बचेगा, क्योंकि फिर यूएन तो किसी काम का ही नहीं रहेगा ना। तो आप लोगों के ख्याल में ये जो सारा इनका जो रिप्लाई या के उसने जो एक्शन लिया इसके बाद आपको नहीं लगता है कि यूएन की तरफ से थोड़ा प्रेशर आएगा पाकिस्तान के लिए? जी आदित्य जी, आप पहले जवाब दें, फिर हम देखते हैं। मिर्जा कह रहा हूँ, मेजर साहब का जवाब लेते हैं। देखिए, ये तो बहुत ही चिंता वाली बात है कि इतना ज्यादा ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है, ब्रूटल तरीके से लोगों को मार दिया जा रहा है, स्त्रियों का रेप किया जा रहा है। और ये अगर यूनाइटेड नेशन के आंखों के माने कि अभी तक उसको पता नहीं चला है या देख करके नजरअंदाज कर रही है, तो इससे तो एकदम ऐसे करने से तो यूनाइटेड नेशन का क्रीडेंशियल धीरे धीरे खत्म ही हो जाएगा। इस पर तो तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। बताइए, क्या ये सब यूनाइटेड नेशन का और मानवाधिकार आयोग का वैल्यू रह गया है? उधर कहते हैं जब 1971 में युद्ध हुआ था, तब वहां पे करीब करीब 60 लाख लोगों का हत्या कर दिया गया, 10 लाख स्त्रियों का बलात्कार कर दिया गया। उसके बावजूद भी किसी भी तरह का यूनाइटेड नेशन में या मानवाधिकार आयोग में किसी भी तरह का कोई हलचल नहीं रहा। अगर यहाँ पे बलूचिस्तान में भी इतना जो ह्यूमन राइट का जो वायलेशन हो रहा है, लोगों का हत्या कर दिया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों का बलात्कार कर दिया जा रहा है, इस पर भी अगर कोई संज्ञान नहीं लेता है तो बहुत ही खराब चीज है। और इससे क्या होगा कि दिनों दिन यूनाइटेड नेशन का जो वैल्यू है वो धीरे धीरे डाउनग्रेड करता जाएगा। वो फिर हो जाएगा कि वो संस्था रहे या ना रहे, फिर बात बराबर हो जाएगा। जी मेजर साहब। मैं अमजद जी एक ही चीज कहना चाहूंगा कि देखिए, यूएन पे असर तब होगा जब न्यूयॉर्क के ऑफिस में किसी न किसी तरीके से एक बलूचिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव को एक स्टेज दिया जाए जहां पे वो बात कर सकें और इमीडिएट एक्शन या फिर जो यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स की तैनाती की मांग की जाए। और इसमें जब यूनाइटेड नेशंस की जो पीस कीपिंग फोर्स की तैनाती की मांग की जाती है, तो इसमें 90% मनाही नहीं होती है। क्योंकि देखिए, जब यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्स है, ये पीस कीपिंग के लिए, ठीक है, तो मुझे लगता नहीं कि कोई दिक्कत होनी चाहिए। पर मैं आपको एक बात बताऊं, यदि इस पे वोटिंग हुई तो जायज सी बात है कि चाइना इस प्रस्ताव को वीटो कर देगा और इसे मुकर्रर नहीं होने देगा, और ये तय की भी बात है। तो देखिए, लंबे दौर में अगर देखें तो यूएन के जो शिकंजे हैं वो काफी कमजोर हैं, क्योंकि उसमें जैसे अदालत होती है तो आपका केस बहुत लंबा चलता है, क्योंकि उसमें दरारें बहुत हैं, बहुत सारे सेक्शंस हैं, मतलब इतने लंबे केस चलते, 10-10 साल तक एक केस चलते। तो यूएन में भी अगर कोई प्रस्ताव रखना है तो तब होता है जब बहुत ही गहरा कोई दिक्कत है। अब देखें, जिस तरीके से इजराइल और गाजा पे जो हमला हो रहा है, तो अब संयुक्त राष्ट्र यूएन को इंटरवीन करना चाहिए कि भाई आप गाजा के निहत्थे औरतें और बच्चों को मारना बंद करो। जहां तक हमास की बात है, तो आप एक पीस कीपिंग फोर्स डिप्लॉय करो गाजा में,
जहां पे इनके हथियार जब्त हों और वो हथियारों से मतलब मुक्त हो जाए गाजा और फिर जी हाँ, शांति बहाली हो। पर ये संयुक्त राष्ट्र जानबूझ के या पता नहीं क्यों कोई हरकत ही नहीं कर रहा है। एक और चीज मैं वो बताऊंगा, यूएन की सारी फंडिंग अमेरिका से है, तो जी चाहे हाँ, यूएन कुछ भी फैसला ले, उसने जी एक बार अमेरिका की तरफ अपना रुख करके देखना है। यदि अमेरिका जी पीछे से हाँ करेगा तो मंजूरी दी जाएगी, यदि अमेरिका ने मना कर दिया या जी हाँ, किसी प्रस्ताव में उसने हिस्सा नहीं लिया, मतलब कि मुश्किल है आगे बात बढ़ना। तो देखिए, अंत में सब कुछ आता है किस पे? पैसे को लेके, फंडिंग, कि जिसके जी पास हाँ, पैसा सबसे ज्यादा है, जिसकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, उसी की जी ही हाँ, आवाज बुलंद मतलब बुलंदी के तौर पे पहुंचाई जाती है। तो जी हाँ। आज की तारीख लेकिन में सर, मैं खुद यूएन में काम कर चुका, तो मुझे लगता नहीं है कि यूएन जी तुरंत कुछ कर पाएगी अनटिल एंड जी अनलेस हाँ, अमेरिका और G5 अमेरिका, की जो जी हाँ, पहली 5 ताकतवर जो कंट्रियां हैं, वो इकट्ठी होके जी हाँ, यूएन में चाहे चाइना को एक तरफा साइड कर दें, पर बाकी इकट्ठी जी हो हाँ, जाए कि हाँ, बलूचिस्तान में वाकई ही दिक्कत है, तो देखिए कुछ ना जी कुछ हाँ, हो सकता है। दूसरा देखिए आखिरी जो मुस्तफा जी जो रास्ता है, वो है कि जी हाँ, हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो, दूसरा जी अफगानिस्तान के लोग, हम इकट्ठे हों अफगानिस्तान में और वहां से फिर हम बलूचियों की मदद करने आए और इन्हें यहां से निकालें। क्योंकि अच्छा देखिए, जी हाँ, आप आंकड़े देखो, 6,000 हमारे बलूची भाई 5 लाख की फौज के साथ लड़ाई जंग जरूर नहीं लड़ेंगे, है, आखिरी जी दम हाँ, तक, आखिरी खून के कतरे कतरे तक लड़ेंगे, ठीक है, जी हाँ, और हथियार नहीं डालेंगे, ये मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं, और मैं भी जी कंधे हाँ, से कंधा मिला के लड़ने को तैयार हूं। पर इसका जी जो रिजल्ट है वो प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल जी हाँ, तब बिल्कुल, होगा जब आपके पास अफगानिस्तान के फाइटरों का भी सपोर्ट हो, आपके पास रीजनल सपोर्ट भी हो, इंडिया से हो, है ना, श्रीलंका से जी भी हाँ, काफी हद तक सपोर्ट हो, ईरान से भी सपोर्ट हो। जब ईरान, जी हाँ, अफगानिस्तान और इंडिया इकट्ठे होंगे और फिर बलूचियों की मदद जी हाँ, करेंगे इस तौर पे। अब देखें, जैसे यूक्रेन में आपके पास बंदे कम हैं, पर आपको वहां पे अब मुद्दा क्या है? आदमी किससे रिप्लेस हो रहा है? मशीन से। तो जो एक जी हाँ, ड्रोन एक पूरे, है ना, करोड़ों रुपए का एक टैंक उड़ा सकता है, अब उस एक टैंक को उड़ाने के लिए जी हाँ, आपको 10-15 बंदे अलग अलग लोकेशन पे तैनात करने की जरूरत नहीं है। तो अब जी आप हाँ, ड्रोन के साथ, तो मैं वही कह रहा हूं कि फंडिंग की जरूरत आराम है, से, जी हाँ, नए नए जी हाँ। हथियारों की अच्छा, जरूरत है, ड्रोन्स की जरूरत है जिनमें बम लगे, और देखिए देखें हमने अपने बलूची भाइयों की जान सर लेकिन, बचानी है। देखें मेरी, मैं जी कुछ सर, कहना चाहता हूँ यहाँ एक दो पे। चीजें हैं ना, एक सेकंड मुस्तफा भाई। जी देखें, हमारा ताल्लुक जी जी पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से है, और हम जो है अपने आप को हिंदुस्तानी तस्वर करते हैं, और हम समझते हैं कि हमारे ऊपर पाकिस्तान का नाजायज कब्जा है। ठीक होगी बात, सिगरेट ना पिए, मेरी ब्रॉड बंद हो जाएगी, कैमरे के सामने सिगरेट ना अच्छा, पिए प्लीज। हाँ, तो ठीक है, हमने पिछले 70 साल तक यूनाइटेड नेशन के चक्कर लगाए हैं। मैं खुद यूनाइटेड नेशन में कई मरतबा गया हूँ, वहाँ तकरीरें भी की हैं, सारा कुछ किया। आखिरी तकरीर में मैंने उनको कहा था कि अब मैं यूनाइटेड नेशन का दरवाज़ा नहीं खटखटाने आऊँगा, क्योंकि आपके सारे जी जो हाँ, रेजोल्यूशन है वो ऑब्सोलीट हो चुके हैं, वो बेकार हो चुके हैं, और वो हमारा मसला जी हल हाँ, नहीं कर सकते। और एक ऐसी यूनाइटेड नेशन के सामने आके फरियाद करना, जिसका ह्यूमन राइट कमीशन का बोर्ड मेंबर जो है वो पाकिस्तान जैसा मुल्क हो, जिस जो हम पे जुल्म कर रहा है, तो यहाँ फरियाद जो है करने का कोई फायदा नहीं है। और मैं इस नतीजे में जी पहुंचा हाँ, था कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोगों को ग्राउंड पे रह के खुद ही अपनी जंग लड़नी पड़ेगी। और जी हाँ, यही सूरत हाल इस वक्त जो है बलूचिस्तान की है। अगर बलूचिस्तान ठीक है कि यूनाइटेड नेशन में कोई बंदा बैठा हो वहाँ बात करे, वो दुनिया की जानकारी के लिए तो होगा, लेकिन यूनाइटेड नेशन एक बगैर दांत वाला शेर है, उसके दांत नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकता। अगर वो कुछ कर सकता नहीं, होता तो फिर जी इराक हाँ, बर्बाद ना होता, फिर अफगानिस्तान बर्बाद जी ना हाँ, होता, क्योंकि वहाँ पे यूनाइटेड नेशन से इजाज़त का इंतज़ार किए बगैर हमले किए गए और झूठे हमले किए जी गए। इराक के बारे में कहा कि यहाँ मास ऑफ
वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। आज तक तो उनका पता नहीं चला कि वो कहाँ है मास ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो बलूचिस्तान के लोगों को खुद भी ये फैसला करना पड़ेगा कि वो क्या चाहते हैं, और फिर अपनी जो लड़ाई है वो खुद उनको इस वक्त लड़नी पड़ेगी। और जैसा मैं बार जी हाँ, बार कह रहा हूं, अब ये आज का टॉपिक भी यही है कि सरदार अख्तर मेंगल का अगला कदम क्या होगा। अगर डॉक्टर मारंग बलोच को वो छोड़ देते हैं, उसको बेबर बलोच को छोड़ देते हैं, बेबो बलोच को छोड़ देते हैं, तो वो कह रहे हैं कि हम वापस चले जाएंगे, हमारा मुतालबा पूरा हो जाएगा तो हम वापस चले जाएंगे। तो ये सवाल है कि अगर ये वापस चले जाते हैं तो ये जो धरना जी हाँ, और ये जो लॉन्ग मार्च कोटा की तरफ है ये तो होगी खत्म। यानी जी सिविल हाँ, सोसाइटी की जो तहरीक उठी हुई है ये तो फिर तहलील हो जी हाँ, जाती है ना, फिर जज्बा रह जाता है कि लोग कहते हैं हाँ हमें आज़ादी चाहिए, आज़ादी चाहिए। लेकिन जो मोबिलाइजेशन हो रही है वो डीमोबिलाइज जी हो हाँ, जाते हैं, वो तितर बितर हो जाते हैं लोग। तो सरदार अख्तर मेंगल साहब का अगला कदम जी हाँ, क्या होगा? क्या अगर मारंग बलोच को रिहा जी कर दिया सर। जाता है तो ये आगे आज़ादी का मुतालबे के लिए जदोजहद करेंगे, या वापस पाकिस्तान की पार्लियामेंट में चले जाएंगे? क्योंकि पाकिस्तान की पार्लियामेंट से इन्होंने इस्तीफा तो दिया है, लेकिन वो इस्तीफा जी पाकिस्तान हाँ, की पार्लियामेंट के स्पीकर ने अभी मंजूर नहीं किया। तो ये चीजें हैं जी जिनके हाँ, ऊपर हमें गौर करना चाहिए। जी मुस्तफा भाई। जी सर। अच्छा सर, ये जो अख्तर मेंगल साहब हैं, इनके बारे में तो यहाँ के सारे लोग इनको जानते हैं कि ये डबल पॉलिसी वाले हैं ना। तो अच्छा। इनका और जितने भी सियासी पार्टी हैं हमारे पास, चाहे वो कोई भी हो, उनके उनके लिए आवाम का माइंड एकदम क्लियर है कि ये लोग जो है सूरजमुखी हैं, सूरज को ठीक है। देख के अपना वो करते हैं। इनका तो है क्लियर। बाकी अभी जो इलेक्शन हुए थे, इलेक्शन में चूंकि पहले से लोगों को मालूम था कि इलेक्शन नहीं होते हैं, सिलेक्शन होते हैं, तो धांधली हुई थी। मतलब एक बंदा जो जीत रहा था उससे डबल धांधली हुई थी, ये खुद कहते हैं मतलब सियासतदान। फिर भी जो वोट कास्टिंग हुई है बलूचिस्तान में वो 22% हुई है। इसका मतलब है कि आधे से ज्यादा तो टप्पे थे। इसका मतलब कि 9% लोगों ने सिर्फ वोट कास्ट की है। तो लोगों ने अपना फैसला तो सियासी पार्टियों पे तो सुना दिया है। वो ये है कि इनके साथ कोई होता नहीं है। अभी अख्तर मेंगल चूंकि एक बहुत बड़े सरदार हैं और बहुत पुराने, और फिर जो है सरदार तालो जान मेंगल के बेटे बेटे हैं। साहिबजादे हैं, तो उनका उनके पास तो फिर भी 2-3 हजार लोग होंगे जो उनका साथ दे दें। लेकिन कहीं और कोई एक भी आप लीडर ढूंढ के दिखाएं जिसको लोग जो है उसके मतलब हमरा हो जाए, नहीं होते हैं लोग, क्योंकि लोग इनको पहचानते हैं। ये अभी सब लोग जानते हैं कि ये क्यों आया है, और मतलब इसका मकसद क्या है, और कहाँ तक ये जाएगा, और कहाँ से वो पलट के वापस पार्लियामेंट की तरफ जाएगा। ये तो लोग जानते हैं। मतलब क्लियर है बिल्कुल सारे लोग। इनसे उम्मीद ठीक। भी नहीं है, और इनके लिए आप मतलब सोचें भी नहीं कि इनकी वजह से कोई मतलब तहरीक में कोई मसला होगा, क्योंकि ये है ही नहीं उस रास्ते पे। हाँ, इनका एक बहुत एहसान है, बहुत बड़ा एहसान है। वो ये कि पिछली दफ़ा इन्होंने वजारत नहीं ली थी, और जिसके बदले में इन्होंने 2000 मिसिंग पर्सन वो करवाए थे, छुड़वाए थे। ये बहुत बड़ी यानी काम इन्होंने किया ठीक था। है, मेरे कंट्रीब्यूशन ख्याल तो में है, कंट्रीब्यूशन है, बिल्कुल सही यहाँ बात है। कंट्रीब्यूशन आदित्य है जी कुछ यहाँ। कहना चाहते हैं? आदित्य जी, द फ्लोर इज योर सर। हाँ, अख्तर मिंगल के बारे में हम कहना चाह रहे हैं कि अभी अख्तर मिंगल को क्वाइट ऑब्वियस सी जी बात है, अगर वो चाहते हैं कि बलूचिस्तान को आज़ाद करना है, अभी जो है वहाँ पे जो विद्रोह है, रिवोल्ट है, अपने पीक पे है। जी तो ऐसे में अख्तर जी मिंगल साहब को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स को छोड़ करके आना चाहिए, जी उनको प्रोटेस्ट को ज्वाइन करना चाहिए और लोगों को हौसला अफजाई करना चाहिए। क्योंकि अगर इस वक्त अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो बहुत ही जी माने कि लानत वाली बात रहेगी। और मगर अख्तर मेंगल साहब के स्थिति को देखकर कैसा लगता है
कि वो थोड़ा सा दल बदलू टाइप के लगते हैं। जी हाँ, जी वो डबल पॉलिसी वाले हैं। अच्छा सर, हाँ यहाँ के लोग तो यहाँ मतलब मुकम्मल क्लियर है। मैं अपना एक वाकया, मेरा तो वैसे चेहरा नजर आ गया था, वरना मैं, खैर मैं फिर भी बात को कह देता हूँ, अल्लाह खैर करेगा। मसला ये है हाँ कि नहीं यहाँ नहीं, ये वीडियो जी, रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, ये वीडियो अच्छा की रिकॉर्डिंग नहीं है, हाँ, ये नहीं, ये जैसे ही लाइव वीडियो है, फिर बंद रिकॉर्ड हाँ, हो होगा। रहा है, साथ साथ रिकॉर्ड हो रहा रिकॉर्ड है। हो रहा है, साथ में रिकॉर्ड हो नहीं, रहा पर है। हम डालेंगे नहीं सर, मत डालना आप, है ना या फिर वो एडिट कर देना, वो हिस्सा काट देना जिसमें उनकी शक्ल दिखी थी थोड़ी देर के लिए, वो तो वो हम देख ली, देख ऐसा हो लेंगे। जिसने सकता है। देखनी होगी हाँ देख ली होगी, हाँ, काट बस देंगे। वही सर, मैं बात को कह देता हूँ, तो वैसे भी इतना वो नहीं है। असल में सर, मैं भी 3 दिन के लिए मिसिंग हो गया था। वो इस तरह के रात के 1 बजे यहाँ रेड हुआ था मेरे घर में, तो मुझे उठा उठा लिया इन लोगों ने। मतलब 2 साल पहले, 2023 के अक्टूबर के महीने में। तो मेरा जो मेरी जो एजुकेशन है, या मेरे जो पूरा अभी जो मेरा वजूद है, इसको बनाने में मैंने 40 साल लगाए हैं, पढ़ाई की है इधर उधर से कुछ भी कर करा के। लेकिन जो 3 दिन वहां मैं गुजार के आया, लाठियों का तो खैर कोई मसला नहीं है, वो तो बंदा सह लेता है, और मतलब बाद में वो हो जाता है। मैं क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, मेरे डिपार्टमेंट वालों ने हिम्मत की थी, डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ इन लोगों ने फिर मतलब मुझे ढूंढ के तीसरे दिन निकाल दिया था उधर से। लेकिन उन लोगों की जो बातें थी, वो एक ये कि तुम्हारे पास पिस्टल क्यों था घर में? मैंने कहा इसका लाइसेंस था। कहा कि तुम बलोचों को किसने ये इजाजत दी है कि तुम लोग पिस्टल रखो? मैंने कहा मैं तो 2500 रुपये इसका टैक्स देता हूँ, और सरकार ने खुद मुझे लाइसेंस दिया है। कहा कि नहीं, फिर भी तुम लोगों को इजाजत नहीं है। अच्छा, दूसरा एक चीज, उसने मुझसे ये कहा कि हमारा रौब कैसा है इधर? मैंने कहा कि रौब सर आप लोगों का उस तरह नहीं है। कहा कि अच्छा, फिर हमें 2-3 को मारना पड़ेगा। 1 हफ्ते के बाद इन लोगों ने वाकई 3 बंदों को बेगुनाह मार दिया भी। रौब के लिए सर सिर्फ लोगों की जान लेते हैं ये लोग। तो ये से वाकया जो हमारे सामने से गुजरते हैं, या तो मतलब हर किसी के साथ गुजर रहे हैं। मेरा एक भाई था, 5 साल मिसिंग रहा, 5 साल के बाद खैर उसको छोड़ दिया। मैं खुद 3 दिन ठीक ठाक लाठी खाने के बाद मुझे छोड़ दिया, और बेगुनाह, अच्छा, बगैर कोई लेके गुनाह कहाँ के। जाते हैं लेके कहाँ जाते हैं? ये सर पता नहीं चलता कि जगह कौन सी है, लेकिन सर मतलब मैं बताता हूँ, ये जब नहीं, भी एक लेके सेकंड, जाते एक हैं, सेकंड, जरा एक सेकंड, सर मेजर इनकी साहब एक आंखें सेकंड, ढकी जाती हैं, मेजर सर साहब मुंह एक ढके सेकंड, जाते हैं, और मेजर गाड़ियों के साहब, शीशे काले मे, होते हैं। मैं आपको मेजर बताता साहब हूँ सर क्या होता है। एक सेकंड, जी एक हाँ, ऑर्गन सेकंड। अच्छा, ये ऑर्गन कहाँ ट्रैफिकिंग लेके होता है ना। जाते हैं और कैसे लेके जाते हैं? वो सर जहाँ लेके जाते हैं वो क्या कमरा होता है या लकड़ी जी का हाँ, होता है, सीमेंट का नहीं होता है, नहीं कोई सर, घर होता है? पेमेंट का है सर। मसला ये कि इधर से तो मुझे कहा कि थोड़ा बाहर आ जाओ, हम वैसे भी इलाके का वो कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। ये सामने वाला जो गेट है, आप बस इसको खटखटाओ, कोई जब निकलेगा तो बस आप मुझे बताएं कि इसका नाम क्या है। तो मैंने समझा तो वाकई इनको यही काम होगा। हमारे घर में सर्च किया, और जब मैं गेट पर जैसे ही पहुंच गया, गेट पर पहुंचने के बाद सीधे मुझे 3-4 ने पकड़ के डायरेक्ट गाड़ी में डाल के, फिर वो चादर मेरे आंखों में बांध के, और जो है अपने पाँव के सामने रख दिया। तो फिर गाड़ी चलती रही, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं था, यानी कि 5-10 मिनट के बाद जो है रुक गए ये लोग। फिर जब मेरे आंख खोले तो वो एक छोटा सा कमरा था, मतलब अ, अ, बंदे से थोड़ा सा वो था बड़ा। एक और भी बंदा मेरे साथ था, हम 2 थे उसके अंदर। और साइड में भी थे, मतलब और भी सेल्स थे, तकरीबन 15 से 20 थे, और सामने भी थे। और वहां पे हमको रखा हुआ तो मतलब जंजीरों से बांधा भी है, और कमरे के अंदर भी जंजीरों से हमें बांधा भी है। अच्छा, फिर मारने के लिए अलग एक कमरे में ले गए थे।
उधर चैन कुप्पी से उधर सिर्फ उठाया हमको। पूछताछ ही होती होगी आप लोगों से। जी 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 वो अलग से जो कमरा है उधर सिर्फ पूछताछ के लिए एक जगह जी हाँ, होगी वो जहाँ पे पूछते, आपको जी सिर्फ हाँ, पूछताछ होती थी। फिर आपको जी हाँ, एक कमरा होता है मेजर जहाँ पे साहब इकट्ठे प्लीज, बिठा के मेजर साहब होता है। एक सेकंड में आता हूँ आपकी तरफ, मैं आता हूँ आपकी हाँ तरफ। जी, हाँ जी, हाँ। अच्छा, जिस कमरे में आपको लेके गए वहां आपने दीवारों पे या जमीन के कोई खून के निशान देखे? जी हाँ, बहुत थे, बहुत थे। खून था? खौफ आता था, जी हाँ बिल्कुल, ब्लड? जी हाँ बिल्कुल। क्या और बिल्कुल? बदबू भी थी, मतलब खून के धब्बे थे और बदबू भी बहुत ज्यादा थी, और खौफ आता था, मतलब बंदे को भी। मैं उसके बारे में अच्छा, सोच वो रहा जो हूँ, कमरे में आपको, वो हो जिस रहा हूँ। कमरे में आपको रखा, उसके जी अंदर हाँ, उसके अंदर पेंट कौन से कलर का किया हुआ था? रेड था, वाइट था, ब्लैक था? नहीं, वाइट वाइट था। वाइट था। उस जी कमरे में कोई हाँ, खिड़की थी? जी नहीं, खिड़की नहीं थी। खिड़की नहीं थी। जी अच्छा, हाँ, उसकी छत कितनी ऊंची थी अंदाजन? नॉर्मल, मतलब मैंने तो नॉर्मल ज्यादा थी, वो। ठीक है, 10 फुट जी की हाँ, होगी, ठीक हो गया। टॉयलेट जी, था वहां पे? उसमें नहीं था। टॉयलेट भी नहीं था। तो जी 3 दिन हाँ, आपको उस कमरे में रखा और फिर दूसरे कमरे में, जैसा मेजर साहब कह रहे हैं, इंटेरोगेशन के लिए लेके जाते रहे। जी हाँ। फिर जब आपको छोड़ा तो छोड़ा क्यों? छोड़ा इसलिए कि मैं हूँ सरकारी ऑफिसर, और हम्म। मेरा कोई गुनाह तो था नहीं, और ये लोग मुझे खाम खा ले गए थे ना। और फिर मेरे जो डिपार्टमेंट वाले थे, उन लोगों ने डिप्टी कमिश्नर और यहाँ के डीपीओ साहब थे, वो मतलब अप्रोच किया उनसे, और बस अल्लाह का करने हो गया कि मतलब किस्मत अच्छी थी कि छोड़ दिया, ठीक हो गया। वरना ये बेगुनाह मेजर भी साहब, लोगों को अब मैं मार भी आपकी देता है। तरफ, ठीक हो गया मेजर साहब, अब मैं आपकी तरफ आता हूँ। ये आप आर्मी से आपका ताल्लुक है और आपने साउथ सुडान में भी खिदमात दी हैं और जगहों पे भी खिदमात दी हैं, टेररिज्म के खिलाफ भी आप लड़े हैं। ये क्या कहानी है? उठा, बाहर बुलाया, ऊपर चादर डाली, उठाया, ले गए, मार पीट की और फिर छोड़ दिया, और ये कह रहे हैं वहां खून भी के निशानात भी मौजूद थे। सर देखें, पहली चीज तो ये 2 टाइप की चीजें होती हैं। एक होता है साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। इनको इनको तो खैर फिजिकल अब्यूज और ट्रॉमा और टॉर्चर तो था ही, इनसे ज्यादा इनके परिवार वालों पे ज्यादा दबाव बनाया जाता है कि ये बोरिया बिस्तरा बांध के घर को खाली करके यहां से निकल लें। अगर मेरी बात का यकीन नहीं है, मुस्तफा जी आप बताएं अगर मैं सच बोल रहा हूं या गलत। जी हाँ बिल्कुल, सही बात है। वो वो म्युनिसिपैलिटी में बता देते हैं कि इनके घर पे बिजली नहीं देनी, पानी नहीं देना, ठीक है, कोई भी मतलब आवाजाही इनके घर के आसपास से मतलब बॉयकॉट कर देते हैं। और जी हाँ, साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया जाता है इन पे, इनसे जबरदस्ती ऐसी सिचुएशन में टॉर्चर करके उसी समय फोन देते होंगे कि आप घर पे बात कर ले, जब ये सबसे ज्यादा टूटे हुए होते होंगे अंदरूनी तौर से, कि जी हाँ, भाई सुना मुझे है यहाँ से ऐसा, जी निकाल हाँ, लो, कि मुझे या तो निकाल लो यहाँ से या मार दो, मौत आसान जी है, हाँ, यहाँ रहना मुश्किल है। तो देखिए ये सब बातें होती है ना, तो ये घर वालों पे जानबूझ के बातें पहुंचाते ताकि मोहल्ले में बात फैले, और वहां पे फिर एक डर की स्थिति पैदा हो जाए कि डर, जी भाई हाँ, जो जो इस घर में हुआ है हमारे साथ ना हो, तो जो ये जी हाँ, बोल रहे हैं चुपचाप करते रहो और इनके खिलाफ बात ही मत करो। तो देखिए, जी हाँ, आप 1000 घर में से अगर 400 घरों में करोगे तो फिर भी हम कह सकते हैं कि 400 माइनॉरिटी है, 600 जो सेफ है वो फिर भी मेजॉरिटी है, तो 600 फिर भी हुक्म हुक्म मानेगी वहां के लोकल जो एसपी, एसएचओ या जो भी पुलिस के थानेदार है, ठीक है। पर जब वो आंकड़ा 400 से 700, जब मेजॉरिटी पब्लिक इकट्ठी हो जाती है टॉर्चर सहने में, फिर पूरी जनता इकट्ठी फिर हो जाती है कि भाई ये तो बिल्कुल ही बेशर्म है और इनमें कोई हया नहीं, इनमें कोई फर्क करने का कोई सेंस नहीं है कि ये जुल्म करने वाला है या ये जुल्म करने वाला, इनके लिए तो सब बराबर है। तो जब ऐसे होता है तो वो एक गुट बन जाता है, पब्लिक फिर एक मॉब के तौर पे एक जुलूस निकाल के जलसा निकालती है, और फिर वो जलसा फिर भड़काऊ हो जाता है,
क्योंकि उनको सारी पुरानी चीजें याद आती हैं कि इन्होंने हमारे साथ ये बदसलूकी की है, हमारी औरतों के साथ रेप किया है, बदतमीजियां की हैं। और मैं अभी भी बता रहा हूँ 90% लेडीज जिनके साथ रेप भी हुआ होगा ना, वो अपनी इज्जत को बचाने के लिए मैटर को बाहर बताती भी नहीं होंगी। तो मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही एक ट्रॉमेटाइजिंग और बहुत ही गुस्से वाली स्थिति है आज की तारीख में। और ये तभी होगा जब अफगानिस्तान में बंदे इकट्ठे हों, हमारे इंडिया से बंदे इकट्ठे हों अफगानिस्तान में, और वहां से फिर इकट्ठा होके इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, वरना ऐसे बात नहीं बनेगी। आदित्य जी, आप क्या कहते हैं? हिंदुस्तान आवाज उठाए, ये बार बार कह रहे हैं हिंदुस्तान से कुछ हो, अफगानिस्तान से कुछ हो। मेजर साहब जो कह रहे हैं वो तो सही कह रहे हैं, मगर अभी इंडिया का जो माहौल है कुछ दूसरा ही टाइप का है। अभी पूरा जो वातावरण में जो है ना, वो वक्फ का माहौल बना हुआ है। अभी मोदी जी वक्फ अमेंडमेंट बिल लाए हैं, उसका माहौल बना हुआ है। और थोड़ा ही दिन पहले नागपुर में हिंसा हुआ था, उसका माहौल बना हुआ है। तो अभी जो तत्काल 2 सप्ताह इस तरह का माहौल तो इंडिया में बलूचिस्तान के बारे में बन ही नहीं पा रहा है। और फिर थोड़ा ही दिन में देखिए रामनवमी आने वाला है, उसमें भी पथराव होगा, तो और फिर माहौल नहीं बन पाएगा। मगर इंडिया में माहौल बनना बहुत जरूरी है। अगर इंडिया में माहौल बनेगा तो फिर अफगानिस्तान भी और सऊदी अरब से भी इसका इनिशिएटिव लिया जाएगा कि बलूचिस्तान के बारे में आवाज उठाया जाए, बलूचिस्तान के आज़ादी के बारे में इंटरनेशनल फोरम पे आवाज उठाया जाए। जी सही है जी। मेजर साहब, मैं देखिए आयुब जी, मैं तो इतना ही कहूंगा कि पहली चीज तो आपकी एक डेलीगेशन को इंडिया आना बहुत जरूरी है। ये एक क्लियर कट मैसेज जाना चाहिए आगे। नाइला बलोच और तो नाइला कादरी जो हैं वो तो लगता है इंडिया में ही रह रहे हैं। उनका हम कई पॉडकास्ट सुने हैं जिसमें तो वो उसका कॉन्सिक्वेंसेज बता रहे हैं कि आखिर क्या फायदा है भारत को बलूचिस्तान से वो आज़ाद कराने में, चाहे बलूचिस्तान को कोऑपरेट करने में क्या फायदा है। और सही में बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक फायदा है। अगर पता नहीं इंडियन गवर्नमेंट इस चीज को क्यों इग्नोर कर रही है, समझ में नहीं आ रहा है। जी जी मेजर साहब। देखिए मैं बेसिकली अभी मैं काफी बातें मैं अभी अवेयर हूं जिसका मैं यहाँ पे जिक्र नहीं कर सकता, पर मैं इतना बता सकता हूं कि कुछ बड़ा होने वाला है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, और काफी बड़े स्तर पे होने वाला है। और इसमें फौज भी शामिल होगी और है मतलब काफी कुछ चल रहा है। मैं अब इससे ज्यादा मैं बताऊंगा नहीं नहीं कि तो वो क्या क्या हलचल हो रही है। बांग्लादेश का यूनुस जो है उसने कहा है ना कि ये स्टेट्स का है, उसमें नहीं नॉर्थ सर, वो चीज नहीं है। सेवन स्टेट्स, मैं आपको बताता हूँ सेवन सिस्टर, बेसिकली सेवन सिस्टर। बांग्लादेश, खबर ये है कि बांग्लादेश में पाकिस्तान की एक डिवीजन स्ट्रेंथ सिविल कपड़ों में सिविल एयरक्राफ्ट के थ्रू नेपाल से होते हुए शामिल हुई है। बाकी जो जहाज होते हैं समुद्री जहाज, उससे ये एक डिवीजन स्ट्रेंथ आई है। डिवीजन स्ट्रेंथ आप मान लो कम से कम 10 से 15,000 ट्रूप्स या फिर उससे भी ज्यादा। और फिर जो बरियक्तर ड्रोन है इन्हें डिसअसेंबल करके बाय जो समुद्री रूट है बांग्लादेश में लेके आए हैं। और जो उत्तरी बांग्लादेश है, जो हमारे चिकन नेक वाली साइड पे है, वहां पे इनके जो यूएवी ड्रोन्स की बांग्लादेश वाली साइड से काफी हरकत दिखाई दी है। तो देखें ये जो चीज है बहुत ही टेंशन देने वाली चीज है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, पहली चीज तो अमेरिका डीप स्टेट पूरी कोशिश कर रही थी कि बांग्लादेश में इनको एक नेवल बेस मिल जाए यूएस को, ताकि चाइना पे काबू कर सके। जैसे ही ये प्लान उभरते हुए आया तो जो पाकिस्तान के सपोर्टर थे ज्यादातर, उन्होंने फिर तख्ता पलट की मतलब जुर्रत की। और इसमें जो कह रहे हैं आर्मी के जो जनरल हैं आज की तारीख में जो बांग्लादेश के,
वो भी इसमें शामिल थे प्लानिंग में। और एक ही सेविंग ग्रेस ये थी कि शेख हसीना को इन्होंने मारा नहीं, क्योंकि उनके खानदान को पहले ही एक बार बांग्लादेश की जनता मार चुकी है। तो यहाँ पे भी होता तो मिलिट्री इंटरवेंशन तो जायज था फिर। तो देखें, अमेरिका में जो अभी 10 दिन पहले जो पीएम मोदी साहब मिले थे ट्रंप से, तो ट्रंप ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आई लीव बांग्लादेश टू पीएम मोदी। तो अब आप इन बिटवीन द लाइंस देखें, समझें और सुने कि ट्रंप का कहना है कि अगर हमारा नहीं हो सका तो किसी का नहीं होना चाहिए, बेसिकली चाइना का भी नहीं होना चाहिए। तो अब हम अपनी तैयारी कर रहे हैं कि जो 22 किलोमीटर का जो चिकन नेक हुआ था, उसको हम फिर सिक्योर करेंगे अपने तरीके से। कैसे करना है। और जो बांग्लादेश ने हरकत की है, जो पाकिस्तान की जो डिवीजन को वहां पे शामिल किया है, ये ऑलमोस्ट डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है अगेंस्ट इंडिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने भारत के दुश्मन के साथ दिया है और इंडिया को दो तरफों जगह से घेरने में हमारे दुश्मन की मदद की है। तो जो हमारे दुश्मन की मदद करेगा हमें घेरा डालने में, तो वो भी फिर ऑटोमेटिकली हमारा भी दुश्मन घोषित होता है। अनडिक्लेयर्ड एनिमी है आज की तारीख में बांग्लादेश, बट डिक्लेरेशन करना बाकी है। तो देखें, जहां तक फौजी तैयारी का सवाल है, फौज की तैयारी फुल है। बस हम वेट कर रहे हैं कि कब सही समय पे लोहा गर्म हो और उसको ऐसी मार मारी जाए ताकि उसका आकार ऐसा बने कि आने वाले 100 साल इंडिया सिक्योर रहे। बिल्कुल ठीक एंड है मेजर साहब, अभी इसके और ऊपर आप अमजद जी लॉजिक देखिए कि जो म्यांमार की जो फाइटिंग फैक्शंस हैं, उन्होंने भी प्रस्ताव रखा है कि वो इंडिया के साथ शामिल होना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मोहम्मद यूनुस ने चाइना में जाके ये बयान दिया है कि आपका सीट पैक अगर पाकिस्तान से कामयाब नहीं है तो बांग्लादेश से कामयाब करवाएं। और उन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हमारे रास्ते में 7 सिस्टर स्टेट्स, पहले तो 7 सिस्टर कंट्री बोला, फिर बोला 7 सिस्टर रीजन। तो जब आप हमारी इंटरनल स्टेट्स को आप चाइना की लैंग्वेज में बोलने लगो कि ये कंट्रीज हैं, ये रीजन हैं, तो रीजन और कंट्रीज बहुत ही अलग मीनिंग होता है। और एक इंटेग्रल पार्ट जो इंडिया का है उससे बोलने में भी बहुत फर्क होता है। तो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। तो आप समझे कि ये चाइना की लाइन टो की है इन्होंने। एंड मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर चाइना ने ताइवान पे हमला करने की जुर्रत की, तो दूसरा फ्रंट अमेरिका की मदद के साथ इंडिया में खुलेगा फिर चाइना के खिलाफ। और ये चाइना भी जानता है और बखूबी जानता है कि जो भी बिजनेस है आज की तारीख में, करोड़ों अरबों रुपए का हमारा कारोबार चल रहा है चाइना के साथ। यदि एक और झड़प हो गई तो चाइना का इकोनॉमिक लॉस तो होगा ही होगा। आप सोचे मिलिट्री लॉस कितना होने वाला है, क्योंकि अकेला इंडिया हमला नहीं करेगा। फिर अमेरिका की जितनी, मैं आपको एक चीज बताऊं, जितनी पनडुब्बियां आज की तारीख में सबमरीन्स जो घूम रही हैं ताइवान के आसपास अमेरिकन, ठीक है, वो स्टेल्थ वाली हैं। वो पता नहीं है, हमें भी नहीं पता है। जो अमेरिका के दोस्ताना जो कंट्रीज हैं, एलाइज हैं, उनको भी नहीं पता है कि अमेरिका की आज की तारीख में कितनी पनडुब्बियां वहां पे हैं। तो अगर चाइना अपने मसल फ्लेक्सिंग की कोशिश करता है या कुछ फनी करने की कोशिश करता है, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि किस रेट पे चाइनीज नेवी का जो लॉस होने वाला है, इतना भयंकर और इतना बड़ा होगा, उन्हें खबर नहीं होगी। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, एशिया का पर्ल हार्बर हो जाएगा ना, एशिया का पर्ल हार्बर हो जाएगा चाइना का। एग्जैक्टली। और एक अमेरिका एयरक्राफ्ट था X-37B, ये 900 दिन स्पेस में रह के आया है एयरक्राफ्ट। और कहा जा रहा है कि ये एयरक्राफ्ट वो वाली सैटेलाइट्स को डिप्लॉय कर रहा था जिसमें मिसाइल्स लगी हुई है। और यदि चाइना ताइवान के साथ लड़ाई करने पे जाता है, तो अंतरिक्ष में, स्पेस में वो जो सैटेलाइट्स है जिनमें मिसाइलें लगी हैं, वो डायरेक्ट चाइनीज सैटेलाइट्स को एक ही पल में डिस्ट्रॉय करेंगी, जिसमें चाइना की सारी सैटेलाइट कैपेबिलिटीज, जीपीएस रिलेटेड वेपन सिस्टम्स सब नाकार और फेल होंगे और रातों रात चाइना
को पता नहीं चलेगा जिस तरीके से घुटनों जब पे। अमेरिका की मिसाइलें गिरेंगी इनकी शहरों पे। बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल है मेजर साहब इसके ऊपर मुझे अलग से आपके साथ रिसर्च एक करना प्रोग्राम, पड़ेगा सर, मैं बहुत पढ़ता हूँ, हाँ मेरे एक काफ़ी प्रोग्राम लिंक्स करना भी हैं। पड़ेगा इसके ऊपर। हम हो सकता है कल ही इस के ऊपर एक एक्सक्लूसिव शो करें, क्योंकि ये मुद्दा जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस वक्त बलूचिस्तान की जो आज़ादी की लड़ाई है वो भी एक किस्म से हर भारतीय नागरिक की लड़ाई है, क्योंकि ये जो इस वक्त बलूचिस्तान अगर आज़ाद हो जाता है तो इसका बहुत एक एक सेक्शन पूरा जो है वहाँ से हम भारत का डिफेंस मजबूत हो जाता है। इसलिए बलूचिस्तान की आज़ादी बहुत ज़रूरी है। आज हमारे साथ जुड़ने का बहुत शुक्रिया। कल शाम को 5 बजे यूके टाइम, 9:30 बजे इंडियन टाइम हम फिर लाइव आएंगे और गेस्ट भी होंगे हमारे साथ और हम यहीं से इस मुद्दे पर बात करेंगे। कल जो है वो आज वक्फ का बिल भी पास कहते हैं हो गया है लोकसभा से, कल वो राज्यसभा में जाएगा, उसके लिए भी एक शो बनता है, वो भी हम करेंगे आपके लिए। लेकिन इस वक्त मैं अपने दोनों मेहमानों का बहुत आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग जी, एंड वील सी यू नेक्स्ट टाइम। वालेकुम सलाम जी, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद।